हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने परमाणु तथा नाभिक के आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लिए थे, उसकी कंप्लीट थ्योरी को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नाभिक की संरचना के बारे में कि नाभिक के अवयव क्या होते हैं, नाभिक के ऊपर आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना लिखा जाता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाभिक में जो आवेश होता है, नाभिक के बारे में और कुछ बातें पहले जान लेते हैं, उसके बाद आवेश के बारे में देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर ये हमारे पास नाभिक दिया गया है, ये नाभिक है, ये कोई नाभिक बना हुआ है, उस केस में इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षाएं होती हैं ना, ऐसे ये कक्षाएं होती हैं, ये बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। ऐसा दिया गया है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला, नाभिक में हमें पढ़ना, तो आज का टॉपिक हमारा नाभिक ही है। नाभिक, ये होता है नाभिक। नाभिक हम जानते हैं नाभिक में क्या क्या पाया जाता है। तो नाभिक में पाया जाते हैं न्यूट्रॉन और साथ में पाया जाते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगर बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन। उदासीन होते हैं, ये बात जानते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन उदासीन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं। ठीक है, और ये धनावेशित होते हैं तो इनके ऊपर धनावेश जो होता है 1.6 इंटू, ये लिखा जाता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना धनावेश इनके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। लिखना चाहो तो लिख लो। न्यूट्रॉन किसने? चैडविक ने। 1835 में चैडविक ने खोज की थी इसकी। चैडविक ने खोजा था इसे। और इस प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। और एक होता है पॉजिट्रॉन। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो बात कर रहे होंगे, लेकिन आ गया तो यहां लिख लेते हैं। एक होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कण क्या होता है? तो इसके ऊपर भी धनावेश होता है। धनावेश होता है। युग्म उत्पादन युग्म विनाश में उत्पन्न होते देखेंगे। धनावेश होता है। और इससे खोज की थी क्लार्क एंडरसन ने। क्लार्क एंडरसन ने। एंडरसन ने, इन्होंने इसकी खोज की थी। ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। और ध्यान ये रखेंगे, जब भी कभी इस चैप्टर में हम बात करेंगे, आगे नाभिकीय ऊर्जा में बात करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके हम एक नया नाम दे देते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, इनको नया नाम दिया जाता है न्यूक्लियन। ये होते हैं न्यूक्लियन, कुछ इस तरह से। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसकी खोज चैडविक ने की थी। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियन, इनको मिला करके नाम जो दिया जाता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या से होता है। ठीक है, और ये पॉजिट्रॉन एक अलग कण होता है जिसकी खोज क्लार्क एंडरसन ने की थी। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश होता नहीं। और अगर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता तो पूरा का पूरा आवेश धनावेश प्रोटॉनों के ऊपर है, वो नाभिक के अंदर उपस्थित। तो नाभिक के ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है। अब यहां सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा गया है, पहला पॉइंट दिया गया है कि नाभिक के ऊपर आवेश कितना होता है। तो हम लोगों को पता है कि यदि परमाणु क्रमांक को Z लिख लिया जाए, परमाणु क्रमांक को अगर हम Z लिख लेते हैं, इस केस में क्या होगा? नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश कितना लिखा जाएगा? नाभिक पर आवेश लिखा जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या गुणे ई से लिखा जाएगा, या प्रोटॉन का आवेश, ऐसे लिख दो, प्रोटॉन का आवेश, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है याद होगा? तो प्रोटॉनों की संख्या का मतलब सीधा सीधा होता है क्या? प्रोटॉनों की संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Z से प्रदर्शित किया जाता है। और प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का E, या जनरली E लिख लो, E लिख लेते हैं, या प्लस E लगा करके लिख लो, प्लस E होता है। तो बताओ नाभिक पर आवेश कितना बनेगा? यहां लिख देते हैं नाभिक पर आवेश जो निकल के आएगा Q,
वो कितना निकल के आएगा, प्लस जेड इंटू ई, जहां जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। समझ में आया? याद रखेंगे कि जो नाभिक पर आवेश होता है वो जेड ई लिखा जाता है, जहां जेड परमाणु क्रमांक होता है, याद रहेगा। द्रव्यमान के लिए क्या किया जाता है, तो द्रव्यमान के लिए हम जानते हैं नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, इनके न्यूक्लियानों का द्रव्यमान होगा। नाभिक द्रव्यमान का मतलब यहां पर बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में, या द्रव्यमान संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु भार, इसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और ये किसका योग होता है, इसको पहले लिखते किससे हैं, कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या द्रव्यमान जो होता है नाभिक का, वो कैसे लिखा जाता है, कैपिटल ए से लिखा जाता है। इसमें किसका किसका द्रव्यमान आता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान आता है। भारी कौन होता है, यहां पर ऑर्डर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और सबसे कम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे कि सबसे जो छोटा कण होता है, सबसे हल्का कण होता है किसी परमाणु के अंदर, या परमाणु का जो घटक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे भारी होता है प्रोटॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन भारी होता है और प्रोटॉन ये होता है। इन दोनों में 18 से 31 का गैप होता है, वो जानते हैं, पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो वैल्यू याद रख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या प्रदर्शित करती, तो द्रव्यमान संख्या बताती है प्रोटॉनों तथा, यहां क्या है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान। लेकिन हम जानते हैं इसकी खोज कैसे की गई थी, तो हम लोगों को पता है Q/m के विभिन्न अनुपात द्वारा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा की गणना द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा से किसके बारे में पता चला, तो द्रव्यमान के बारे में पता चला कि हर एक अलग अलग तत्व का नाभिक होता है, उस नाभिक का द्रव्यमान होता है, वो कैसे लिखा जा सकता है। तो द्रव्यमान का बेसिक मतलब ये रख सकते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती, उनका जो द्रव्यमान होता है उस नाभिक का द्रव्यमान होगा। लेकिन इसके साथ ही गड़बड़ होती है, क्या, कि जो द्रव्यमान निकल के आता है, न्यूक्लियन कहा है इनको हम लोगों ने एक साथ, तो जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होता है नाभिक के द्रव्यमान का बराबर नहीं निकल के आता। वास्तविक अगर द्रव्यमान देखा जाए तो न्यूक्लियनों के जो द्रव्यमान होता है उससे कुछ कम रहता है, और द्रव्यमान में इस क्षति के कारण कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, बंधन ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, न्यूक्लियनों को जो बांधे रखती है। समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं कि द्रव्यमान का मतलब होता है कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल में कौन कौन आता है, तो कैपिटल ए में आता है जेड होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये दोनों होते हैं। इनका जो द्रव्यमान निकल के आता है, इनका द्रव्यमान वो क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं यहां पर नाभिक के सामान्य गुण में कि आकार क्या होता है। तो आकार के बारे में हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, अल्फाकार प्रकीर्णन प्रयोग में भी पढ़ा था, परमाणु मॉडल में भी देखा था इन सारी चीजों को। तो अगर आकार की बात करें तो कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड ने जो अपना कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन में उन्होंने बताया कि जो आर होता है वो समानुपाती होता है a की घात 1/3 के। ये बताया था रदरफोर्ड ने, ये ऐसा कहा था कि जो भी आर लिखा जाता, आर क्या होती, नाभिक की त्रिज्या, परमाणु द्रव्यमान, बस ऐसे लिख दो, नाभिक की त्रिज्या है परमाणु द्रव्यमान की 1/3 घात के समानुपाती है। यहां पर आर की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, यहां एक टर्म लाते हैं R0, यहां लिखा जाता है 1/3, ये लिखा जाता है। R0 को हम रदरफोर्ड नियतांक कहते हैं। ये क्या होता है, रदरफोर्ड नियतांक होता है, रदरफोर्ड नियतांक होता है ये रदरफोर्ड नियतांक हो गया। और R0 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती, तो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर लिखी जाती है। ये ऐसा
ये इतना लिखा जाता है। तो अगर ये वैल्यू यहां पर रख दी जाए तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर रखेंगे तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R नॉट 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और यहां लिखा जाएगा a की घात 1/3। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक तो फार्मूला ये भी निकल के आया, एक और फार्मूला होता है वो भी देख लो क्या है, R बराबर लिखा जाता है 1.2 और इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, ये लिखा जाता है 1/3 और इज इक्वल टू में लिखा जाता है फर्मी। फर्मी कैसे, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, एक फर्मी बराबर लिखा जाता है 10 की घात -15 मीटर। ये होता है हमारे पास। तो अगर हमें किसी भी नाभिक का आकार चाहिए है तो उसके हमें द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए। अगर द्रव्यमान संख्या पता होगी तो इस फार्मूले से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी त्रिज्या कितनी होगी वो पता चल जाएगा यहां से बहुत इजीली। तो ये होता है आकार के बारे में, ये पॉइंट है, याद रखेंगे। बेसिकली ये फार्मूला याद रखें, सबसे बेस्ट रहेगा। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये नाभिक का आकार हो गया, यहां पर नाभिक का आवेश पढ़ लिया, नाभिक का द्रव्यमान पढ़ लिया और यहां पर नाभिक के बारे में, परमाणु के बारे में जो पढ़ा था वो रिकॉल कर लिया। घनत्व की बात आती है, तो घनत्व में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियानों की संख्या, सबसे पहले देखो इसे समझते हैं, न्यूक्लियानों की संख्या के साथ रिलेट करते हैं और समझते हैं इसे। न्यूक्लियानों की संख्या, तो न्यूक्लियानों की संख्या बराबर क्या लिखी जा सकती है, न्यूक्लियानों की संख्या का मतलब होता है ये A से होता है, या न्यूक्लियानों की संख्या का मतलब ऐसे लिख दो, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर न्यूक्लियानों की संख्या हमें पता चली, प्रोटॉनों और इनकी संख्या, तो एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। औसत द्रव्यमान क्या लिखा जा सकता है, जब भी औसत लिखा जाता है हम उसे लिखते हैं, इसे स्मॉल m से लिखा जाता है। औसत द्रव्यमान को क्या लिखा जाता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बटा 2, यही तो लिखोगे। तो ये निकल के आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम, -19 को -27 किलोग्राम, ये वैल्यू निकल के आती है, औसत होता है। ठीक है, अगर ये औसत द्रव्यमान निकल के आया तो किसी नाभिक का द्रव्यमान बताना है तो क्या लिख सकते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियानों की संख्या ही तो होती है ए क्या होता है, न्यूक्लियानों की संख्या जो होती वही तो होती है ए। तो अगर न्यूक्लियानों की संख्या ए होती तो बता सकते हैं ना द्रव्यमान क्या होगा, फिर द्रव्यमान नाभिक का है, ये नाभिक का द्रव्यमान क्या लिखा जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान, तो वो लिखा जाएगा एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान m, उसमें तो न्यूक्लियनों की संख्या कितनी, कैपिटल A है। तो ये हो गया, यहां से वैल्यू लिखना चाहो तो लिख लो 1.66 गुणा 10 की घात -27 और यहां लिखा जाएगा A और यहां पर लिख देंगे kg। बहुत सही है। अब हमें लिखना है घनत्व, तो फार्मूला तो जानते हैं ना, घनत्व D बराबर क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। और अगर नाभिक का घनत्व, नाभिक का द्रव्यमान क्या लिखा जाएगा, 1.66 गुणा 10 की घात -27, यहां A लिखा जाएगा और बटे आयतन क्या लिखते हैं, तो 4/3। नाभिक को लगभग में गोलाकार मान लें, पूरा नहीं होता लेकिन गोलाकार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 4/3 पाई r³ मतलब क्या है, कैपिटल R का क्यूब। वापस आओ, ये देखो लिखा है, यहां इस कैपिटल R का क्यूब करेंगे तो r0 का क्यूब बनेगा, तो यहां बन जाएगा r0 का क्यूब और a की पावर 1/3, तो क्यूब करेंगे a हो जाएगा। सही है, बस इसी को सॉल्व कर देना है, रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1.66 गुणा 10 की घात -27, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा देखो, और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा, यहां पर 4 गुणे 3.14 बन जाएगा, गुणे यहां पर लिखेंगे r0 का क्यूब, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻, ये बन जाएगा 15, इसका बन जाएगा होल क्यूब।
अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो घनत्व डी की वैल्यू मिल जाएगी 2.3 × 10 की घात, ये बन जाता है 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आता है। ये हमारे पास घनत्व की वैल्यू निकल के आ जाती है। इस घनत्व को देखो और घनत्व को देखो और जल से तुलना करो, तो जल का क्या होता है तो हम जानते हैं इधर डी जो होता है जल का वो कितना लिखा जाता है 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखते हैं ना। तो इससे देखो कितने गुना भारी निकल के आ रहा, 3 ये 7 ये है तो 14 गुना भारी है। तो लिख सकते हैं परमाणु का नाभिक, परमाणु का घनत्व और नाभिक का घनत्व, ऐसे लिखो नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व क्या लिखा जाएगा 2.3 × 10 की घात में 17 है, ये 3 बनेगा 14 इंटू जल का घनत्व, जल का घनत्व लिखा जाता है। तो देखो इतना ज्यादा घनत्व होता है और इतना ज्यादा घनत्व होने के कारण ही याद होगा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में हम लोगों ने पढ़ा था, गए थे अल्फा कण टकरा के वापस चले आए, इतने बड़े सघन मतलब इतने सघन भाग को वो नहीं भेद पाए जबकि उनकी ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। तो अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा दी जाए तो भी इसे नहीं भेद कर जा पा रहे थे, टकरा के वापस आ रहे थे। तो इसका जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। कैसे निकाला जाता है बहुत इजी स्टेप्स से समझा दिया था। न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या से है। और अगर एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान लिखें तो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा 2, वो औसत लगभग इतना लेकर के चलते हैं। तो बताओ नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, तो औसत द्रव्यमान ए हो गया, मतलब औसत एम हो गया, गुणा करा दिया ए से द्रव्यमान संख्या से, निकल आया, भाग दे दिया, आंसर निकाल लिया। ठीक, अगला पॉइंट यहां पर है, ये तो हो गया यहां पर नाभिक के बारे में पॉइंट्स कि नाभिक के बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि नाभिकों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है उनके अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों इन सब की संख्या के आधार पर। तो पहला पॉइंट ये होता है समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक, या इनको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटोप्स या आइसोप्रोटॉन्स। अब ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं, तो वे नाभिक जिनमें क्या हो, तो वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उनको हम क्या कहते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसा कह सकते हैं ना, परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु भार भिन्न हो, ऐसे नाभिकों को क्या कहा जाता है, ऐसे नाभिक कहलाते समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। अगर इनको हम उदाहरण से समझें तो कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल 1H1 1H2 प्रोट्रियम ड्यूटीरियम ट्राइट्रियम, ये हो गए। तथा एक और समझ लेते हैं, क्लोरीन 35 17, क्लोरीन 36 17 यहां पर ये होते हैं। अगर ये कंफ्यूजन हो कि ये ऊपर नीचे कैसे लिखे जाते हैं तो याद रखो, जो भी दिया गया होता है परमाणु के निरूपित करने का तरीका होता है ऐसा। अगर कोई तत्व X है तो यहां पर लिखा जाता है उसका Z, या यहां लिखा जाता है A, या फिर दूसरा तरीका होता है X अगर कोई तत्व है तो उसका Z यहां लिखा जाता है तो A यहां लिखा जाता है। इस तरह से किसी तत्व को निरूपित किया जाता है, वही निरूपण है यहां पर, याद रखना ही निरूपण। ठीक है, अब इसमें देखो, इनमें एक इसमें 17 दिए गए। इसी तरह से बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों में अगर बात करें क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन के 6 समस्थानिक होते हैं, 6 समस्थानिक होते हैं। और अगर बात करें टिन के तो 10 होते हैं। टिन SN होता है, टिन के 10 समस्थानिक होते हैं। इतने ज्यादा नंबर में समस्थानिक पाए जाते हैं। याद रख लो, लगभग जितने भी तत्व होते हैं उन सबके समस्थानिक पाए, लगभग की बात करें, सबके नहीं, लगभग सबके समस्थानिक पाए जाते हैं। और इन समस्थानिकों की वजह से ही एक गड़बड़ होती पीरियोडिक टेबल में, जो हम गिनती याद करते हैं वो ठीक से याद नहीं होती हमें। क्या होता है, जब
नेचर के अंदर ये दोनों रूप में पाई जाएगी क्लोरीन। ये कितना पाया जाता है, तो ये 75.4 पाया जाता है परसेंट, और ये पाया जाता है 25.6%, ये पाया जाता है। तो अगर यहां से हम इसका द्रव्यमान निकाले, औसत परमाणु भार निकाले ए, तो क्या लिख सकते हैं 0.754 और गुणे में क्या लिख सकते हैं 35 प्लस 0.256 और गुणे में लिख सकते हैं 36, ये निकल के आता है 35.5, ये आता है। और यही हमें याद रखना होता है कि जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु जो निकल के आता है परमाणु भार, वो यही निकल के आता है। वही पॉइंट यहां पर देखो लिखा भी गया है, समझते हैं अभी। ये हमारे पास कॉम्पोजिशन होता है नेचर के अंदर क्लोरीन का। तो लगभग जितने भी परमाणु होते हैं उन सब के समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिकों की खास बात यह होती है कि इनका जेड समान होता है, जेड समान होता है। और जेड समान होने के साथ हम जानते हैं जिनका जेड समान होता है उन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सम मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान, जिनका समान स्थान होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्हीं को कहते हैं समस्थानिक। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है, तो उनको हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिकों को समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है, ये टर्म याद रखेंगे। बाकी उदाहरण चेक करने का तरीका, जिनका जेड सेम होगा वो सबके सब कैसे होंगे, समस्थानिक होंगे एक दूसरे के। ये अलग से पॉइंट याद रखना हो तो रख सकते हो। क्रिप्टॉन के 6 और टिन के 10 समस्थानिक पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर देखो नोट पॉइंट लिखा गया है, वे सभी तत्व जिनके परमाणु भिन्न में, परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न में होता है, मतलब दशमलव में होते हैं। दशमलव में अगर दशमलव में कोई परमाणु भार लिखा गया है किसी तत्व का, इसका मतलब पक्का है कि वो तत्व किसी न के मतलब एक से ज्यादा समस्थानिकों का मिश्रण होगा। और जब उसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो ऐसे पॉइंट में निकल के आ रही होगी, 35, 36 या 35.5 निकल के आ रहा है। वास्तव में 2 या 2 से अधिक पूर्णांक द्रव्यमान वाले, देखो ये पूर्णांक द्रव्यमान है, ये पूर्णांक द्रव्यमान है, 2 पूर्णांक द्रव्यमान वाले समस्थानिकों के मिश्रण होते हैं। उसका उदाहरण हम लोगों ने लिया भी क्लोरीन 1735 होता है और एक क्लोरीन होता है 1736, और इनका जो निकल के आता है कॉमन, वो निकल के आता 17Cl 35.5। और हम जानते हैं कि जेड इधर लिख ही लेते हैं, एक पॉइंट है, इधर जगह हो तो इधर लिख लेते हैं, नहीं तो इधर ही छोड़ो, यही लिखते हैं। एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है क्या, कि अगर ए की वैल्यू 20 से कम है, ए की वैल्यू अगर 20 से कम होती है, तो अगर जेड की वैल्यू अगर 20 से कम होती है, ऐसा लिखो, जेड की वैल्यू अगर 20 से कम होती है तो यहां पर जो ए लिखा जाता है वो अप्रोक्सीमेट 2Z लिखा जाता है। ये ऐसा है, मतलब कि परमाणु क्रमांक 20 से नीचे जो परमाणु भार लिखे जाते हैं वो दोगुना लिखे जाते हैं परमाणु क्रमांक के। और अगर हम बात करते हैं जेड से आगे चले जाएं, मतलब 20 से आगे चले जाएं, तो जो ए लिखा जाता है वो लगभग 2.5 टाइम्स जेड लिखा जाता है। ये रफली डाटा है, याद रख सकते हैं इसे। मतलब कि जब तक हम परमाणु क्रमांक 20 तक जाएंगे तब तक जो परमाणु भार लिखे जाएंगे दोगुना करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर 20 से आगे बढ़ते तो उस केस में क्या लिखा जाता है, 2.5 गुना होने लगता है। 2 गुना था, अब 2.5 गुना होने लगेगा। तो 2.5 गुना जब होने लगता है तो वही वैल्यू पॉइंट में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके समस्थानिक ज्यादा मिलने लगते हैं। ज्यादा समस्थानिक मिलेंगे तो उन सबके गुण उसमें रहेंगे समाहित, उस तरह से जब निकाला जाएगा इस तरह से, तो उस केस में पॉइंट पॉइंट में वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि नाभिकों के वर्गीकरण में समस्थानिक क्या होते हैं, वे नाभिक जिनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो सकता है, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण लिख लो, जेड समान होता तो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते। एक ही स्थान का मतलब समान स्थान, समान स्थान का मतलब समस्थानिक हो गए। ठीक है, नोट पॉइंट में यह है कि जितने भी तत्व हैं अगर उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्नों में लिखे गए, दशमलव में लिखे गए, इसका मतलब उनके समस्थानिक हैं। और समस्थानिकों का जो ये अलग अलग योग होता है ना परमाणु द्रव्यमान, वो उनका औसत लिखा जाता है। और जब औसत निकाला जाता है तो भिन्न में वैल्यू आती है। और उनके जो द्रव्यमान होते हैं जो अलग अलग समस्थानिक होते हैं वो पूर्णांक में लिखे जाते हैं। देखो पूर्णांक में, वही बात ये कह रहे हैं मिश्रण के बारे में।
आई थिंक ये समझ में आया होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि संभारिक क्या होते हैं। तो संभारिक का मतलब सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, भार किससे नापा जाता है? ए से। तो वही लिख देते हैं, वे नाभिक जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। मतलब वे नाभिक जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। तो ये परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं और इनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। ऐसे नाभिक के जो समूह होते हैं उनको हम संभारिक कहते हैं। संभारिक के उदाहरण अगर देखें तो क्या होता है, देखो एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। 27 कोबाल्ट होता है, 28 निकिल होता है। जेड अलग अलग होता है लेकिन ये 60 लिखा जाता है, ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लिखते हैं, ये 80-60, ये 80-60 ऐसा बन गया। तथा कुछ और लिखवाओ जिनका जेड समान हो, कार्बन 14, नाइट्रोजन का 14 नंबर, ये होता है 7, ये होता है 6। देखो हैं, बिल्कुल हैं। तो जिनके लिए ये जो ए होता है समान हो, यहां लिखना चाहो तो लिख लो ए समान हो और जेड भिन्न हो। जेड कैसा हो? भिन्न का मतलब अलग अलग हो। वही पॉइंट है यहां पर कि इनके लिए क्या लिख सकते हैं, इनके लिए लिख दो जेड समान और ए भिन्न हो। शॉर्टकट तरीका याद रखने का, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया कि निकिल है, कोबाल्ट हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इन सब में देखो तो यहां पर ये अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही, एक पॉइंट यहां पर और लिखना चाहो तो नोट करके लिख सकते हो कि समस्थानिक या संप्रोटानिक जो होते हैं इनका जेड समान होता है। याद होगा अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी क्लास 11th में कि जिनके जेड समान होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो यहां पर लिख लेना, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण भिन्न होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते, रासायनिक गुण समान होते हैं। वही यहां पर पॉइंट दिया गया, इनका जेड समान है, नहीं मतलब जेड अलग अलग है, तो इनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नए वाले जो टेबल आई है, दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसे कहते हैं आप लोग, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कहा जाता है, उसका नियम यही है कि जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। पहला जो था वो परमाणु भार के बारे में बता रहे थे। तो अगर रासायनिक गुणों के बारे में बात करें तो वो जेड पर निर्भर करेगा। यहां पर जेड अलग अलग, इसका मतलब रासायनिक गुण इनके भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। और यहां पर दूसरी बात क्या है कि भौतिक गुण भी भिन्न होते हैं, उसके कारण भौतिक गुण भी भिन्न होते हैं, क्योंकि अलग अलग अभिक्रिया द्वारा अलग अलग उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उनके गुण भी तो अलग अलग आएंगे। किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, सबकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। इसमें एक और खास बात होती है, संभारिक क्या होते हैं बोर्ड में आएगा, इतना लिख देंगे, ठीक है, 2 नंबर में मिल जाएगा। लेकिन इसका एक और मेन पॉइंट होता है कि अगर रेडियो एक्टिव नाभिकों से बीटा कण का उत्सर्जन कराया जाता है तो प्राप्त नाभिक मूल नाभिक का संभारिक होता है। मतलब अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। अगर कोई नाभिक दिया गया अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता तो उससे क्या होगा। मान लेते हैं कि यहां पर x है, ये z दिया गया, ये a दिया गया है। अगर ये अल्फा कण का उत्सर्जन करता तो हम जानते हैं 2He4 अल्फा कण होता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम नाभिक। तो यहां पर हो जाता है x। जब भी कभी किसी नाभिक से या किसी परमाणु से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो जेड में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। याद रखना है ये यहां पर x, क्योंकि रेडियो एक्टिवता तो हमारे सिलेबस में है नहीं,
लेकिन अभिक्रिया लिखना हमें आना चाहिए। अगर बात करते हैं यहां पर Z दिया गया है, यहीं पर लिख देते हैं। अगर ये Z दिया गया, ये A है, ये X पहले लिखो, X में ये Z दिया गया, ये A है। यहां पर अगर बात किया जाए कि यहां पर बीटा कण निकल रहा है, बीटा कण निकल रहा, तो बीटा का मतलब होता है ये -1, B0, ये होता है बीटा कण, बीटा कण होता है, बीटा कण होता है। इसकी वजह से क्या लिखा जाता है, यहां पर देखो A रहता है, यहां पर Z+1 हो जाता है। दोनों तरफ देखो अभी भी Z सेम सेम आ रहा है, तो ये Z+1 हो जाता है। इसको हटाओ, ऐसे लिखो X Z+1, यहां पर A लिखा जाता है। मतलब अगर किसी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आएगी। और अगर किसी नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसका परमाणु की क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परमाणु भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करते हैं यहां पर Z लिखा गया है, ये X लिखा गया, ये लिखा गया, यहां पर अगर गामा कण निकल रहा हो, गामा कण निकल रहा हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, Z है तो Z ही रहेगा, ZXA होगा, लेकिन ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि गामा कण ऊर्जा ही होते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कैसा होता है, धनावेशित होता है, इस पर धनावेश होता है। और ये कैसा है, तो ये होता है ऋणावेशित, कैसा है, ऋणावेशित, ये ऋणावेश होता है इसके ऊपर। और ये कैसा होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। परमाणु तथा नाभिक है हमारे में, नाभिक की संरचना, नाभिक की ऊर्जा है, लेकिन रेडियो एक्टिवता नहीं है, वो वहां का कॉन्सेप्ट लगा करके निकल के आ रहा है। तो जब भी कभी किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होगा, Z में 2 की कमी और A में 4 की कमी होगी। अगर बीटा निकलेगा तो Z 1 से बढ़ जाएगा और A पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर गामा निकलेगा तो उस नाभिक की ऊर्जा कम होगी, कोई बदलेगा नहीं। ठीक, रेडियो एक्टिव नाभिकों के से बीटा कण का उत्सर्जन होता है। जैसे मान लेते हैं कार्बन 6, 12, 14 लिखा गया है, यहां से क्या हो रहा है 14, 1 मिनट, यहां पर ये 14 था, सही कर लेना इसे, ये 14 था। अगर ये कार्बन सी 14 है और ये बताया जाता है कि इससे निकल रहा है एक बीटा कण, तो -1 B0 बनेगा। यही तो होता है बीटा कण, बीटा कण निकल रहा, तो अगर बीटा कण निकलेगा तो उसके सापेक्ष देखो C है तो किस में बदल जाएगा, N में बदल जाएगा, 7, 14 बन जाएगा ये, क्योंकि ये 1 से बढ़ जाएगा ना। 14 वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो यहां पर परमाणु क्रमांक होगा 1 से बढ़ जाएगा। अब ये देखो और ये देखो, दोनों के दोनों कैसे हैं, तो दोनों के दोनों संभारिक हैं, समभारिक हैं, दोनों के दोनों संभारिक हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अगर कोई नाभिक दिया गया है और उसका संभारिक बनाना, क्या करो, उसमें से बीटा कण का उत्सर्जन करवा दो। जैसे बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो जो नाभिक बनेगा वो नाभिक पहले नाभिक का कैसे क्या होगा, संभारिक होगा। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है, प्राप्त नाभिक होगा। 4 ऑप्शन दे दिया जाए, समस्थानिक, संभारिक और ये समन्यूट्रॉनिक और आइसोडाइफर, सभी देखेंगे सब क्या होते हैं। चारों ऑप्शन दे दिए जाए, कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखना वो कैसे होंगे, संभारिक होंगे। बीटा कण संभारिक, ऐसे याद रखो, बीटा कण संभारिक, जैसे याद रखना याद रख सकते हो। तो यहां पर ये समस्थानिक हो गए, उनके कुछ पॉइंट्स हो गए, ये संभारिक हो गए। अब आगे बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक के बारे में। तो समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं हम जानते हैं। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, मतलब वे नाभिक जिनमें क्या समान होना चाहिए, प्रोटॉन, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उनको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब अगर बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला होता है A-Z। परमाणु भार में से अगर Z को हटा दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। तो हम अगर बात करें कि वहां पर Z समान, A समान, यहां पर क्या होगा, A-Z समान होना चाहिए।
तब हम उन्हें क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहा करेंगे। ऐसा होगा तो सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे हम उन्हें। तो a माइनस जेड का मान अगर समान होता है तो हम उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखो। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1He3 और 1H3, 1H3 लिखा जा सकता है, ठीक है। तथा दूसरा भी लिख सकते हो लिथियम 3, 7 और यहां पर लिख सकते हैं बेरिलियम 5 और यहां पर 8 लिख सकते हैं। 5 क्यों, 4 बेरिलियम होता है 4। ये देखो इनमें अगर बात करें तो 3 माइनस 1 और यहां पर भी देखो 3 माइनस 1 बनेगा, दोनों जगह से 2 बराबर 2 निकल के आ रहा। यहां पर भी देखो 7 माइनस 3 क्या होगा, 4 होगा। और यहां पर भी 8 माइनस 4 वो किसके बराबर होगा, 4 होगा। दोनों बराबर बराबर निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब ये सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक में याद रखेंगे जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, a माइनस जेड का मान समान होता है, उनको हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिनमें a समान होता है उनको हम समभारिक कहते हैं। जो p का मतलब ये होता है जिनके अंदर z समान होता है उनको हम समस्थानिक या समप्रोटानिक कहते हैं। इनका z तो समान होता नहीं है, तो z ना समान होने की वजह से रासायनिक गुण भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण भिन्न होने की वजह से जो उत्पाद बनते हैं अभिक्रियाओं के दौरान वो भिन्न भिन्न बनेंगे। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो भौतिक गुण होते हैं भिन्न हो जाएंगे, ध्यान रखना है। एक मेन पॉइंट ये है किसी नाभिक का अगर संभारिक चाहिए बीटा कण का उत्सर्जन करवा दो, मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हुआ कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं आगे एक अलग टाइप के नाभिकों की जिनको कहा जाता है तुल्यांतरी नाभिक या आइसोडाइफर्स कहते हैं इंग्लिश में। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अंतर, प्रोटॉनों की संख्या का अंतर, संख्या नहीं, संख्या का अंतर बराबर होता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं हम तुल्यांतरी नाभिक, आइसोडाइफर्स कहते हैं, या फिर इनको हम समांतरी नाभिक भी कहते हैं, देखेंगे अभी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या लिखी जाती है a माइनस जेड से और प्रोटॉनों की संख्या क्या लिखी जाती है, जेड से। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों का अंतर कि a माइनस जेड माइनस ये जेड बनेगा, इसका मतलब ये आ जाएगा a माइनस 2z। तो यहां लिख लो कि इनके लिए क्या समान होता है, a माइनस 2z का मान जिनके लिए समान होगा उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहा जाएगा आइसोडाइफर्स। लिख लो समान है। अगर जिनके लिए a माइनस 2z का मान समान होता वो आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। ये होते हैं आइसोडाइफर्स या तुल्यांतरी नाभिक, आइसोडाइफर होते हैं। तो आइसोडाइफर होने के लिए जरूरी है कि a माइनस 2z की वैल्यू बराबर होनी चाहिए सबके लिए। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं क्या हो सकता है। लिथियम 7 और बेरिलियम 7 वाला ले लो एग्जाम्पल। तो ये तो होता है 4, ये होता है 3, ठीक है। और दूसरा एक ले लो 1H3 और यहां पर 2He3 वाला ले लो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल लेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, क्या इनको जस्टिफाई करो, तो इनको जस्टिफाई करते हैं, तथा लगा लो, सब में जैसे लगाते हैं तथा। ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। यहां पर एक बात देखो, हमें क्या चाहिए, a माइनस 2z। तो a यहां पर देखो ये 7 माइनस 2z चाहिए ना, तो 2 इंटू में 3 लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 7 माइनस 6, 1 बचेगा। यहां पर देखो वही सेम है कि नहीं है, अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान होने का मतलब यहां पर भी देखो 7 माइनस 4 गुणा 2 8, तो अंतर भी 1 आएगा। यहां पर ये अंतर की बात करें, ऐसा नहीं कि -1 आएगा, ऐसा ये 1 है, ये भी 1 है अंतर। यहां पर भी देखो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इंटू में 2 लिखा जाएगा, तो ये 1 आएगा। और यहां पर भी 3 माइनस 2 इंटू 1 लिखा जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 लिखा जाएगा, तो 4, ये भी अंतर 1 आएगा। तो ये अंतर 1 आ रहा, अंतर 1 आ रहा, अंतर 1 आ रहा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं ये आइसोडाइफर्स होते हैं। मतलब ये अलग कैटेगरी के होते हैं नाभिक जिनके अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान होता है। यहां ध्यान रखना, दोनों समान नहीं होते, उनका अंतर समान होता है। तो जब भी कभी आइसोडाइफर्स चेक करना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, जो बोर्ड ने इस बार पूछा था
कि संभारिक क्या है, समस्थानिक क्या है, कौन सा होगा इनमें से 4 ऑप्शन दे करके। तो जब भी कभी चेक करना हो तो जो यहां पर हेडिंग के सामने लिखा है ना, वो याद होना चाहिए, पंचलाइन जैसा, कि यहां पर a-2z चेक करेंगे हम, और यहां पर क्या चेक करेंगे, तो यहां पर a-z चेक करेंगे, और इस वाले केस में क्या करेंगे, a की वैल्यू समान देखेंगे, z भिन्न हो सकता है, यहां पर z की वैल्यू समान देखेंगे, a भिन्न हो सकता है। तो इस तरह से नाभिक का वर्गीकरण किया जा सकता है। समस्थानिक या संप्रोटानिक होते हैं जिनका z समान हो, संभारिक होते हैं वो जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है। दूसरा यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी का आइसोडाइफर्स चाहिए, मतलब आइसोबार चाहिए, संभारिक चाहिए, तो उससे बीटा कण का उत्सर्जन करवा दो। फिर यहां पर देखा समन्यूट्रॉनिक, जिनका न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जिनमें, और जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर बराबर होता, उनको हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने नाभिक की संरचना से संबंधित जितने भी चीजें थी उनके साथ में डील किया। इतनी ही चीजें हमारे सिलेबस में इस बार हैं, इसी चीजों को पढ़ा। ध्यान ये रखना कि बोर्ड का अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो नाभिक के वर्गीकरण से बनेगा, और अगर कोई कुछ थियरी लिखनी होगी, कोई न्यूमेरिकल बनेगा, तो न्यूमेरिकल यहां पर जो अभी हम लोगों ने लिखा है ये पॉइंट, यहां पर इस पॉइंट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बन सकता है। तो दोनों चीजें के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए या न्यूमेरिकल बनाए। इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, वैल्यू ध्यान रखना कि फाइनल आंसर किस में लिख रहे हैं। मीटर में लिख रहे होंगे तो ये वाला होगा, क्योंकि ये वैल्यू मीटर में लिखी जाती है, और फर्मी में लिखना होगा तो ये वाली वैल्यू का हम यूज कर सकते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे नाभिकीय ऊर्जा की, कि नाभिक स्थायी कैसे होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश नहीं, प्रोटॉन पर आवेश, फिर भी एक दूसरे को बांधे रखते, कैसे बांधे रखते हैं, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।